हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि सीटेट के सीडीपी सब्जेक्ट की बात करेंगे हम। और आज जो प्रैक्टिस सेट है इसका 18 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी 6 जनवरी 2022 के दिन जो एग्ज़ाम हुआ था सीडीपी के, उससे सभी संबंधित प्रश्न हैं। और ये जो प्रश्न है टॉप 30 प्रश्न है। और इन टॉप 30 प्रश्नों में आपका क्या स्कोर रहता है, कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करके बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। कम समय में ज़्यादा प्रश्न होंगे और एक प्रकार से ये प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी और प्रीवियस ईयर भी हल ही हो रहा है। तो कम समय में ज़्यादा प्रश्न, और जहाँ पे व्याख्या की ज़रूरत होगी वहाँ पे व्याख्या भी होगी, बातें होंगी। वहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। जब आप अटेंड करेंगे क्वेश्चंस को तो आपको खुद महसूस होगा। और चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे उस टाइम में, और किस प्रकार से हमें जो लेंदी प्रश्न हैं उनको किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से चीज़ों को अलग अलग तरीके से जो प्रश्न पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कभी कभी सेम होता है, ऑप्शंस बदल दिए जाते हैं, ऑप्शंस सेम होते हैं, क्वेश्चन बदल दिया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न बहुत बार घुमा फिरा के एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या। और इसके पहले भी जो 2022 में एग्ज़ाम हुए थे अलग अलग डेट में, सभी का जो है वीडियो बन चुका है, वीडियो अपलोड है टीचर सक्सेस चैनल पर। आप जाके विजिट करें, देखें और अपने कन्फ्यूजन को दूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन आज का? तो पहला क्वेश्चन जो है कि बच्चों में विकास का क्रम कैसा होता है। ठीक है, देखते हैं क्या है। ऑप्शंस देखिए क्या है। अमूर्त से मूर्त की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पैर से सिर की ओर, और हाथ पैर से केंद्र की ओर। यहाँ पे की ओर होगा। तो अगर समझा जाए तो विकास, डेवलपमेंट जो है वो कभी न रुकने वाली यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो आप जब से जन्म लेते हैं गर्भावस्था से लेकर आपका जीवन पर्यंत तक चलने वाली ये जो प्रक्रिया है कभी नहीं समाप्त होती। जब तक आप जीवित हैं तब तक विकास आप में होता रहेगा। तो ये किस अमूर्त से मूर्त की तरफ है, तो अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं होगा। क्यों? मूर्त वो वस्तुएं होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, अमूर्त वस्तुएं वे जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त की होता है। जैसे कि 3 महीने का बालक हो जाता है तो मूर्त चीज़ें जो होती हैं यानी कि उनकी माँ को पहचानना शुरू कर देता है बच्चा, क्योंकि वो दिखाई देती है। अमूर्त चीज़ों को इतनी जल्दी बच्चा नहीं पहचान सकता है। कि पियाजे साहब जी की अगर आप थ्योरी पढ़ी होंगी या पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो सब सिर से पैर की ओर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर होता तो ये ऑप्शन सही ही होता। पैर से सिर की ओर लिखा गया है तो ये गलत है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है, पहले हम जो है बच्चे को बेसिक चीज़ पढ़ाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम हिंदी भाषा पढ़ाने गए या व्याकरण पढ़ाने गए तो हम बच्चे को सीधे नियम बताएंगे। नहीं, पहले तो हम वर्णमाला पढ़ाएंगे, फिर स्वर व्यंजन पढ़ाएंगे, फिर उनमें डिफरेंस क्या है बताएंगे, उसके बाद 2 अक्षर 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ाते हैं, फिर मात्राएं पढ़ाते हैं। तो इस तरह से सामान्य पहले पढ़ाएंगे, बेसिक पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पढ़ाते हैं। तो वही सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया। आगे देखते हैं। अभिकथन यानी कि असर्शन और रीजन से बहुत प्रश्न पूछता है। अभिकथन क्या है कि वह बच्चे जो आय वाले परिवार से हैं, आय वाले मतलब धनी परिवार से हैं, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। जिनके पास कम पैसे हैं, कम धनी हैं, वो उनका जो जीवन है, उनका जो दिन है, वो उनके जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, उनसे डिफरेंट तरीके से उनका दिन बीतता है। ये बात सही है। चलिए, अभिकथन तो पॉजिटिव है। अगला देखते हैं। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधताएं हैं। कथन क्या अभिकथन से मिल रहा है, रीज़न जो है क्या वो असर्शन से मिल रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ऑप्शंस अगर देखेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि ये ए हो जाता है और ये आर हो जाता है, असर्शन और रीजन। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो देखिए, अब अभिकथन यानी कि असर्शन, कथन यानी कि रीजन, दोनों में कोई ये नहीं बैठ ही नहीं रहा है कि ये इसके बारे में कुछ कह रहा है। ठीक है,
ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो देखिए दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, बचपन की जो संकल्पनाएं होती हैं, जो हम कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है क्लास 5-6 में, तो ये सार्वभौमिक नहीं होता है, कि वो आगे चल के चीज़ें बदलती रहती हैं। और कल्पना जो बच्चा, जैसे टॉम और जेरी का बच्चे ने कार्टून देखा है, फिर वो जो जीतेगा वो वो पार्ट बच्चा अदा करेगा। जैसे टॉम जीतेगा तो वो टॉम है, और जेरी जीतेगा तो जेरी है, क्योंकि बच्चे बच्चे की जो संकल्पनाएं होती हैं, जो इमेजिनेशन है, वो सार्वभौमिक नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, वो बदलते रहते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, ऑप्शंस इस प्रकार से दिए ही जाते हैं हमेशा जब अभिकथन और कथन की बात आती है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? शीर्षगामी, समीप दूराभिमुख, साम्य धारण और संरक्षण। ये जो चौथा और तीसरा ऑप्शन है, ये इस क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो बात, दोनों टॉपिक्स की बात पियाजे जी करते हैं, और वहाँ पे स्कीमा, समावेशन, समायोजन, साम्य धारण और संरक्षण, इन सब पे बातें होती हैं जो पियाजे जी करते हैं। वो जब सीखते हैं, बच्चे कुछ नया सीखते हैं या पुराना जो सीखते हैं, स्कीमा बना लेते हैं, फिर कुछ नया सीखते हैं तो अपने स्कीमा में जोड़ते हैं, समायोजन होता है, फिर समावेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्वेश्चन से अलग है। अब आता है शीर्षगामी या समीप दूराभिमुख। सही आंसर तीसरे का जो हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले बच्चा जो है कोई बड़ी चीज़ पकड़ लेता है। सबसे पहले जो बच्चा है वो मुट्ठी बंद करना किस प्रकार से सीखता है? पहले अपने हाथों की मांसपेशियों को जो है एकत्रित करता है, फिर हथेली की मांसपेशियों की, फिर उंगलियों की मांसपेशियों को एकत्रित करता है। तो इस तरह से समीप दूराभिमुख, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी से संबंधित है, मैंने समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। फिर कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न पूछा गया। बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और नीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। ये सही है कथन? किस प्रकार से ये कथन सही है, आप बताइए। क्यों? क्योंकि बच्चा जो समाज के बारे में जानकारी सिर्फ वो कौशल, मूल्यों और केवल अभिभावक से तो नहीं सीखता। बच्चा समाज के बारे में समाज से ही सीखता है। तर्क क्या है? बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, रैखिक प्रक्रिया है। ठीक है, बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। तो देखिए, समाजीकरण का जो प्राथमिक संस्थान है वो तो परिवार है, ये तो सही है, लेकिन केवल ही परिवार है, ये गलत है। क्योंकि समाजीकरण का जो समाज में किस प्रकार से रहना है, ये समाज से भी बच्चा सीखता है, स्कूल से सीखता है, अपने सहपाठियों से सीखता है, शिक्षकों से सीखता है, विद्यार्थियों से, क्लासमेट से सीखता है। तो बहुत जगह से बच्चा सीखता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभिभावक से ही या घर से ही सीखता है। ठीक है, तो ये तो पहला कोई अर्थ ही नहीं, गलत हो गया आपका अभिकथन। और तर्क क्या है? बच्चों का समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहली बात तो ये रैखिक प्रक्रिया नहीं है। जैसे कि विकास आसान नहीं है, विकास जो है, डेवलपमेंट आसानी से नहीं होता, वो रैखिक नहीं होता, स्प्रिंगल होता है, घटता बढ़ता है। जैसे कि कोई बच्चा आज इतना सीखा, कल इतना सीखेगा, कल इतना सीखेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतना सीखे, इसके बाद बच्चा इतना भी सीख सकता है। ठीक है, तो सरल प्रक्रिया नहीं है समाजीकरण की। ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की? नहीं, क्योंकि ए ही सही नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन दोनों में से कोई नहीं सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों ही सही नहीं हैं। आगे देखते हैं। किस अवस्था में बच्चे बस कहाँ गया वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावटी पर निर्भर करती हैं। देखिए, ये पियाजे साहब ऑप्शंस दे के आप बता देंगे। संवेदी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था, जिसे संवेदी चालक लिखा गया है। इंग्लिश जरूर याद रखिए आप, क्योंकि पूछ देता है। तो हिंदी में डिफरेंस होते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश आपको पता रहेगा तो आसानी रहेगी, क्योंकि एक तरफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में देता है प्रश्न एग्ज़ाम के टाइम में। तो
जब बच्चे में क्या है, बच्चे में वस्तु स्थायित्व तो है। जैसे खिलौना गिर जाता है तो अब बच्चा नहीं रोता, क्योंकि उसको पता है कि खिलौना इधर ही कहीं गिरा होगा, फिर मुझे मिल जाएगा। जैसे थोड़े से बड़े होने के बाद बाल्यावस्था में बच्चा जब जाता है तो वो अपनी माँ के लिए नहीं रोता, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी कहीं गई हैं तो आ जाएंगी। वरना वही बच्चा अगर शिशुअवस्था में होता है तो माँ दिखाई नहीं देती हैं तो बच्चा रोता है, तो वो वस्तु स्थायित्व नहीं होती। लेकिन अब देखिए यहाँ पे वस्तु स्थायित्व तो बना, उसको समझ में आ गया कि वस्तु स्थायित्व है, कि ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये लॉन्ग टाइम तक रहेगी, चिंता नहीं करना है। परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनशील है। लेकिन वो उनको ये नहीं समझ में आता कि अगर वो खिलौना टूट जाएगा तो वो फिर अदृश्य हो जाएगा, है कि नहीं। और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावटी पर निर्भर है। जो सब प्रेजेंट टाइम में रहेगा वो फ्यूचर में रहेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है तो ऐसा लगता है बच्चे को कि हाँ, ये पूरी मेरे जीवन तक, मेरे जीवन के साथ चलने वाली हैं। तो ये किस अवस्था में है, पियाजे साहब के आधार पर देखते हैं। संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि बच्चा समझ चुका है अब कि जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं वो चीज़ें, यह नहीं समझ पाता कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावटी पर निर्भर करती हैं। पाँचवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, उसमें वस्तु स्थायित्व आ गया, यानी कि बच्चा जो है वो 7 से इधर के बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था यहाँ से प्रारंभ होगा बच्चे का। और इन्होंने जन्म से 2 वर्ष ये बताया है, पहले देख लेते हैं अवस्थाएं क्योंकि कंफर्म हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, और ये 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 या 18 वर्ष या उसके ऊपर, ठीक है, ये बात हो जाती है। तो पाँचवें का जो सही आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से वो हो जाएगा आपका दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा वस्तु स्थायित्व जान लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये लाइफ टाइम नहीं चलने वाला है। हाँ, दूसरा ऑप्शन सही होगा, मैं श्योर हूँ। एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, प्रैक्टिस सेट करिए, प्रीवियस ईयर हल करिए, सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मूर्त संसाधनों व बहुत से दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमिक संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। देखिए, चारों ऑप्शन पॉजिटिव है, निगेटिव कोई नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया कौन सा ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है। वो ये है कि आप एज ए शिक्षक आपको चाहिए कि आप मूर्त संसाधन, यानी कि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाया जाए और उसमें दृश्य श्रव्य सामग्री से चीज़ों को बताया जाए ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पाढ़ का सही उदाहरण है। देखिए, वाइगोत्स्की साहब से संबंधित प्रश्न है। जब भी वाइगोत्स्की साहब के प्रश्नों को हल करें तो ये याद रखें कि सामाजिक अंतःक्रिया जो टैग वर्ड है उनके सारे सिद्धांत का, उसको याद रखें। ऑप्शन देख लेते हैं। सवालों के जवाब बताना, संकेत एवं इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। तो भौतिक पुरस्कार यानी कि पुनर्बलन की बात वो करते ही नहीं है। और 7वें के सही आंसर की बात अगर आप करेंगे तो जो सही आंसर हो जाएगा संकेत एवं इशारे देना, वो पाठ को समझते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई बच्चा एक होता है जो अच्छे से अपने समाज के बारे में या किसी नियम के बारे में जानता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है बच्चे को, अगर किसी की हेल्प मिल जाती है बच्चे को। यहाँ पे स्कैप फोल्डिंग से प्रश्न है ना, जो बता दूँ हिंदी क्योंकि कन्फ्यूजन में रहता है कभी कभी। पाठ मतलब कि स्कैप फोल्डिंग, तो वो क्या है? वो ये है कि जो बच्चा है वो तो अधिकतर चीज़ें जान रहा है, नियम जान रहा है, लेकिन थोड़ी सी उसको मुश्किल हो रही है। अगर कोई वयस्क व्यक्ति उसको थोड़ा सा हेल्प कर देता है, इशारा दे देता है, संकेत देता है, तो वो अपने नियम तक पूरी तरह से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। आगे चलते हैं, फिर उन्हीं से संबंधित प्रश्न आया। कहाँ जा रहा है ये? थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि प्रश्न पूरी तरह से दिखाई दे। ऑप्शंस, लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि सीखना, लर्निंग क्या है? केवल ज्ञान का अवशोषण। केवल वर्ड आ गया तो कोई केवल की बात नहीं करता, तो कट ओनली की जो बात होगी वो गलत होगी, वनली की बात नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन पहले गलत हो गया। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। इनाम की बात वाइगोत्स्की साहब जी नहीं करते हैं, ये रिवार्ड, पुनर्बलन, पुरस्कार की बातें नहीं करते हैं। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जाता है। निष्क्रिय दे दिया, देखिए निगेटिव वर्ड, निगेटिव है,
होगा नहीं। ज्ञान का निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर दूसरों की मदद करने में है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर यह तर्क करते हैं कि बच्चे यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे ज़रूरी है, भले ही सामाजिक कानून के खिलाफ हो। देखिए, इनके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक पे इन बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके पे अलग से वीडियोस बन चुकी हैं, और अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए टीचर सक्सेस चैनल पे ऑलरेडी, और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे बातें हुई हैं। फिर से इन पर वीडियोस बनाएंगे और अच्छे से 1 आध घंटे का सेशन होगा, उसमें अच्छे से बातें की जाएगी, चाहे वो पियाजी साहब होंगे, वाइगोत्स्की साहब, कोहलबर्ग साहब और एरिक एरिक्सन साहब, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उन पर चर्चाएँ की जाएंगी। तो देखते हैं, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास तब होगा जब बच्चा जो है किसी काम को तब करेगा जब उसको दंड का भय होगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी। तो ये आज्ञा का पालन तभी होता है क्योंकि बच्चे को डर होता है कि मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे मार पड़ेगी या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑप्शन में बताया जा रहा है कि अधिकार जो है न्याय सबसे ज़रूरी है, सामाजिक कानून के खिलाफ भले हो, जो कानून चल रहे हैं वो बाद में आएगा, सबसे पहले मानव के लिए जो चीज़ है, जिसपे कोहलबर्ग जी ने पूरा एक थ्योरी दिया है, अपना एक ही व्यक्ति पर पूरी तरह से थ्योरी उन्होंने लिख दी है, वो चर्चाएं बहुत बार हुई हैं। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का विन्यास नहीं कि अगर मैं ये काम कर देता हूँ तो मैं उन लोगों की मम्मी पापा की नज़रों में अच्छा हो जाऊँगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास 2 हुआ। तो 9 के सही आंसर की बात कर ले तो तीसरा तो होगा नहीं क्योंकि आप जानते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नैतिक सिद्धांत इसमें दिखाई जा रही है क्योंकि यहाँ नैतिकता की बात हो रही है, नियम सबसे बड़ा नहीं है, ये मानवाधिकार को सबसे बड़ा कह रहा है, तो ये तर्क रहा। आगे चलते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसी होनी चाहिए। अधिगम शैली एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल आ गया, काटिए इसको पहले, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है, किसी भी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगाता, प्रगतिशील या समावेशी शिक्षा हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो तो खासकर। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 10वें का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक सामाजिक प्रक्रिया है, बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर कौन थे, आपको पता है कि इन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था जिसको इन्होंने कहा था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, कि एक व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं। फिर इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, इन्होंने 8 से 10 बुद्धि बताई और उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में सारी बुद्धियाँ मौजूद होती हैं, एक बुद्धि ऐसी होती है जो उसमें ज़्यादा होती है और उसी में जो व्यक्ति होता है वो निपुण होता है। चलिए बात करते हैं ऑप्शंस की। बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता को परिपोषित आवाज़ थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। बुद्धिमत्ता को क्या फिर से, जिस बच्चे का IQ लेवल कम है क्या उसको बढ़ाया नहीं जा सकता? गलत है ये, ठीक है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएँ होती हैं, ये हार्वर्ड गार्डनर साहब कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है और अगर वातावरण अच्छा मिलता है तो वो अलग अलग बुद्धियाँ सभी व्यक्ति में मौजूद होती हैं, बस एक बुद्धि ऐसी होती है जो वो व्यक्ति उसमें बहुत ज़्यादा निपुण होता है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करता है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और मातृभाषा। तो आपको पता है 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा मातृभाषा, क्योंकि चाहे वो NCF हुआ हो चाहे कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही हो, उसमें यही कहा जाता है कि मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि बच्चा आसानी से चीज़ों को सीख सके। आगे देखते हैं, बैठने की व्यवस्था, लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा की विशेषताएं हैं? व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रीय, गलत, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष नहीं, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं कक्षाएं होनी चाहिए। 2 ऑप्शन बचा, और जब बच्चे यानी कि क्लास में जब बैठ रहे हैं तो उनको किसी ज़्यादा सख्त नियम कानून से नहीं बिठाया जा रहा है, बस नॉर्मली बच्चों को बिठाया जा रहा है और सिखाया जा रहा है। तो वो किस प्रकार की
व्यवस्था होगी। 13 के सही आंसर की बात करें तो वो सामाजिक होगी। जैसे समाज में कोई कुछ सीखना है तो ज़्यादा उठने बैठने के नियम नहीं होते, यूनिफॉर्म पहनने के नियम नहीं होते, अनौपचारिक तरीके से होता है, तो वही बात हो जाती है इस अधिगम में। आगे देखते हैं किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में रखने में मदद करेगा। यानी कि 20 बच्चे हैं, 20 की व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग ही होंगी। कोई बच्चा तेज़ सीखेगा, जल्दी सीखेगा, कोई बच्चे नहीं सीख पाएंगे, बहुत धीरे धीरे सीखेंगे, कुछ बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होगी, भाषा में प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगे या विभिन्नताएं होंगी। कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से जड़ बुद्धि में आ जाते हैं बहुत बच्चे। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सॉरी ये थोड़ी सी आवाज़ आ रही है जो बैकग्राउंड में, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्या करें, ऑप्शन देखिए मानकीकृत व एक समान। देखिए मानकीकृत जो चीज़ें रहेंगी, एक समान शिक्षा नहीं लगाई जा सकती। जैसे 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों को 20 अलग अलग तरीके से पढ़ाइए, क्योंकि सारे बच्चे, हो सकता है 4 बच्चे एक ही विधि से पढ़ ले, लेकिन कुछ बच्चों को खेल विधि से, भ्रमण विधि से पढ़ाना पड़े। ठीक है, प्रदत्त कार्य प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाना पड़े, अपने बहुत छोटा मोटा प्रोजेक्ट जो क्लासों में होता है। पूरी तरह से परीक्षाओं पे केंद्रित नहीं हो सकता, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित नहीं, संलग्न व संदर्भित। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, संलग्न व संदर्भित। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? रटने की क्षमता का परीक्षण नहीं, पुनरुत्पादन व याद करने की क्षमता को मापना। याद करना, रटना, ये दोनों गलत है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। बताइए, पूरे देश में आप बच्चों की तुलना करेंगे, ना ही कंपटीशन चाहिए क्लास में, ना ही कंपेयर करना है आपको, ये शिक्षा मनोविज्ञान कहता है, हम नहीं कह रहे। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। समावेशन क्या है, का अर्थ क्या है? सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के लिए असहिष्णुता रखना, भागीदारी व जुड़ाव के असमान अवसर। आप देखिए, तीनों ऑप्शन जो है निगेटिव हैं, और कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव है वो आप जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो निगेटिव है, पॉजिटिव है, ये भी भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। ठीक है, यहाँ भेदभाव बढ़ाने की बात हो रही है, प्रयास और अलगाव में जो बाधा आ रही है उसको अनदेखा करने की बात हो रही है। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए, यानी कि निगेटिव जो होगा ऑप्शन वो गलत होगा, वो सही होगा, जो निगेटिव होगा वही सही होगा। कह रहा है कि अलग अलग संस्कृति से हमारे क्लास में या आपकी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप उनको किस प्रकार से सफलता दिलाएंगे? हर विद्यार्थियों को पहचानें और उसका सम्मान करें। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता दें, यानी कि जो क्लास में बच्चा ठीक ठाक है, तेज है पढ़ने में, उसको मॉनिटर बना दिया जाए, जैसे अदर स्कूलों में अभी भी होता है। ये नहीं करना है। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। हाँ, तो सही है कि जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाएं, अलग अलग विधियों से पढ़ाएं। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदना का अभ्यास करें। तो देखिए, एक ऑप्शन को छोड़कर 3 ऑप्शन है जो पॉजिटिव है, लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो है आपका, मैंने कहा जो निगेटिव है वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे किससे बचना है, निगेटिव की बात हो रही थी। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये नहीं है कि जो बच्चा तेज है उसी को महत्व देना है, ये नहीं। आगे देखते हैं, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? तो पढ़ना, गायन, सोच, चलना। आपको पता है डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है, एक प्रकार का डिसेबिलिटी है, क्षमता है। कितना आसान सवाल था वो। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? किसी भी बच्चे को डिसेबिलिटी है तो उसको किस प्रकार से क्लास में समावेशन से रखेंगे, एक अच्छे तरीके से रखेंगे। ऑप्शन देखते हैं। अभिव्यक्ति के लिए केवल, गलत। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने। अगर बच्चे को स्वर नहीं आया तो आप ये कहेंगे कि तुम्हारी बुद्धि ही गई है, मतलब बुद्धिहीन हो तुम, ये नहीं कहना है आपको, ये ऑप्शन निगेटिव है। बहुत लंबे और बारंबार दत्तिकार देना, बार बार गृहकार दीजिए उसको, बार बार आप प्रोजेक्ट विधि दीजिए कि ढूंढ के लाओ, और लंबे समय तक बार बार एक ही चीज़ करने पे बच्चा बोर हो जाएगा, इरिटेट भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन बचा जो कि सही होगा।
ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी कैसे होंगे? जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, सही बात है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो पढ़ने में ठीक बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल अच्छे स्तर तक होता है, वो किसी भी जानकारी को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और उनसे बहुत अच्छे तरीके से उनका जो अधिगम होता है वो स्थिर अधिगम हो जाता है, वो अधिकतर चीज़ों को नहीं भूलते हैं। तो ये तो ऑप्शन सबसे सही लग रहा है। आगे देखते हैं। अपने स्तर से नीचे प्रश्नों को हल करने में असमर्थ हैं, मतलब कि क्लास 7th में बच्चा है या क्लास 4 में है तो क्लास 2 का नहीं लगा पाएगा इक्वेशन, क्यों नहीं लगा पाएगा। सरल और आसान कार्यों को चुनने की नहीं, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं वो सोचते हैं कि अरे ये क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। अधिकतर होता है क्लास में, मेरी कोचिंग तो में बहुत बार ऐसा हुआ कि मैम कोई नया बच्चा आता है तो पहले हम आंकते हैं ना कि बच्चा पहले से कितना सीखा है और किस प्रकार से हमें पढ़ाना है। सभी लोग ऐसा करते हैं। तो अगर दिया जाता है कि बेटा ये एडिशन करके बताओ, ऐड करके बताओ, तो क्या अगर बच्चे को आता रहता है तो वो कहता है कि अरे मैम ये तो मैं कर लूँगा, ये इतना आसान मत दीजिए ना। तो ये हो जाएगा, बच्चा आसान कार्य नहीं चुनता है। में मूल बातों की सहज समझ का अभाव नहीं होता, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लास में पेश आते हैं, अपने मतलब सामाजिकरण उनमें अच्छा होता है। तो सबसे बढ़िया जो 20 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पहला। आगे देखते हैं। बस एग्ज़ाम के टाइम में ध्यान से पढ़ने की बात हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कम समय होने की वजह से हम क्वेश्चन को थोड़ा रफली पढ़ते हैं, और जब हम रफली पढ़ेंगे चीज़ों को तो जायज़ सी बात है चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए करना चाहिए क्या? प्रोत्साहित, अनदेखा, दंडित, अवरुद्ध। दंडित आप नहीं कर सकते क्योंकि आप मार्गदर्शक हैं, भगवान नहीं, यानी कि आपको दंडित नहीं करना है। अनदेखा तो आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते। एज अ टीचर आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो भी बच्चा कर रहा है उसमें आप उसकी भागीदारी बने। तो हम एक जो भी बच्चा प्रश्न पूछेगा, उत्तर बताएगा, उसका हम प्रोत्साहन करेंगे। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट, कोई नया बच्चा कॉन्सेप्ट, कोई बच्चा नया कॉन्सेप्ट सीख रहा है उसकी बात हो रही है। प्रत्यय मीन्स कॉन्सेप्ट। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? देखिए, जो निगेटिव रहेगा वही सही होगा, जो निगेटिव रहेगा वही क्या होगा? सही होगा। तो संप्रत्यय पर विस्तारण यानी कि जो कॉन्सेप्ट है हमने पढ़ाया हो उस पर हम चाहते हैं कि व्याख्या करे बच्चा, उसने क्या सीखा है अपनी भाषा में बताए। ऐसा अधिकतर बार होता है कि हम कुछ पूछते हैं बच्चे से, परिचय, जीवन परिचय, अधिकतर हम लोगों से टीचर लोग पूछते थे हम लोगों के, सर या मैम तुम लोग क्या कहते हैं कि अपनी ही भाषा में बताओ, नहीं जिस तरह से बुक पढ़े हो तो अपनी भाषा में बताओ। तो हम ऐसा करते थे, लेकिन ऐसे टीचर बहुत कम होते थे जो कहते थे कि अपनी भाषा में बताओ। आगे देखते हैं। विभिन्न उप संप्रत्यय के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थी से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। सबसे नेगेटिव है ये चौथा वाला ऑप्शन। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 22 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, और जो सबसे नेगेटिव है वही सही है। ठीक है ना। बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थी से इसे बिना समझे नकल करने के लिए बचना है हमें। एज ए टीचर हमें इन तीनों पर काम करवाना है, लेकिन इस पर नहीं करवाना है। आगे देखते हैं। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? जो असफलता हो रही है बच्चे को पढ़ने में या सीखने में, उसको कैसे कम किया जा सकता है? जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक, प्रासंगिक होता तो सही होता, ये निगेटिव है। जो अमूर्त से सरल की ओर, यानी कि अमूर्त जो चीज़ें पहले दिखाई न दी जाए, यानी कि पहले बच्चों को पढ़ाया जाए कि घर्षण बल क्या है, फोर्स क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। नहीं, जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं पहले उनको नहीं, जो चीज़ें पहले दिखाई दे रही यानी कि मूर्त चीज़ों से पढ़ाना शुरू करना है, सरल चीज़ों से। तो ये भी नेगेटिव है, ख़त्म। 2 ऑप्शन बचा, और सबसे सही आंसर जो है 23 का वो है आपका पहला। उनके सामाजिक संदर्भ से अगर जुड़ी हुई चीज़ों को हम पढ़ाएंगे तो बच्चा आसानी से सीख लेगा और कम गलतियाँ करेगा। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास, यानी कि प्रतिस्पर्धी यानी आप समझ रहे हैं कंपटीशन की बात हो रही है, तो आपको पता है कंपटीशन जहाँ होगा वो ऑप्शन गलत। बच्चों के विचार और अनुभव को जगह देना, ये सही बात है। बच्चे जो पहले से सीख के आए हैं, जो भी आपको बता रहे हैं आप बोर ना हो, उनको सुने, ताकि आपको पता चले कि कितना बच्चे को भी सिखाना बाकी है और बच्चा कितना सीख चुका है, और किस प्रकार से हम सिखाएंगे कि बच्चा अच्छा सीखेगा। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करिए, ये भी सही है कि अगर कोई बात है, कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो उसको छोटे छोटे खंड करके बच्चों को समझाएं।
ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है, निगेटिव है। संबंधित होना चाहिए जो उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन सबसे बढ़िया है। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय, नए कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरणों से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। ये भी पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव होगा वही ऑप्शन सही होगा। उस प्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। पहले जटिल उदाहरणों को प्रस्तुत करें, फिर सरल की ओर बढ़ें। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। देखिए जो 25 का आंसर है, अगर आप दूसरा देखेंगे कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट नया पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे में क्या होता है कि नाउन पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को यही पढ़ाएंगे कि नाउन किसे कहते हैं, और उदाहरण देके अच्छे से बच्चों को समझाएंगे। और उदाहरण भी ऐसा देंगे कि बच्चा जो है आसानी से समझ पाए, उसके आसपास पड़ोस में उदाहरण मिले तो समझ लेगा। तो ये सही है। अरे कहाँ आ गया, ये भी सही है, ये भी सही है। सबसे नेगेटिव जो है ये, पहले जटिल नहीं पढ़ाएंगे। ये बात आपने पहले सुन ली, पहले अमूर्त या जटिल नहीं, पहले सरल पढ़ाते हैं, फिर बाद में जटिल पढ़ाते हैं या अमूर्त पढ़ाते हैं। अगला देखते हैं। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य को किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने में विद्यार्थी का डैश विकास कर रहा है। जैसे कि कोई प्रश्न पूछा गया बच्चे से और बच्चे ने उसका उत्तर दे दिया। अब उत्तर देने के बाद बच्चा ये सोच रहा है कि क्या रीज़न है या किसकी वजह से मैंने सही उत्तर दिया। अब बच्चा खुद से अपने अपने आप से चीज़ों को सीख कर किस प्रकार से उसने सीखा है उस, और क्या इसमें कमियां रही हैं क्या नहीं, मतलब खुद से समालोचनात्मक तरीके से खुद सीख रहा है बच्चा, तो किस चीज़ का विकास करेगा। विलंबित नकल नहीं। आत्म केंद्रित, अतिसंज्ञान, अति औचित्य। तो आत्म केंद्रित बच्चा है नहीं, क्योंकि बच्चा अमूर्त तरीके से सोच कर आंसर दे रहा है। अधिज्ञान हो जाएगा। अधिज्ञान मतलब मेटाकॉग्निटिव। जहाँ मेटाकॉग्निशन होगा वहाँ पे बच्चा अपने आसपास स्वयं से ही अपने संज्ञान को नियंत्रण करेगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। इससे संबंधित प्रश्न आए हैं बहुत बार। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली, साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। देखिए कलन विधि वही है एल्गोरिथम जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको किस निर्देश की ज़रूरत होती है, एल्गोरिथम की या स्वतः शोध प्रणाली, या खुद से ही सीखते हैं आप और स्वतः शोध प्रणाली करते हैं। मीन्स इंड एनालिसिस तीसरा वाला हो जाएगा। स्मृति सहायक, तो स्मृति हमेशा काम नहीं करती, आप जानते हैं एग्जाम के टाइम में जब बैठते हैं तो अधिकतर चीज़ें भूल जाती हैं। तो एल्गोरिथम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उनके बारे में क्या बताती हैं। कन्फ्यूजन जो हमें आपको सभी को होती है, उनके बारे में क्या बताती है। अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया। इतनी भी तो गलत नहीं, कन्फ्यूजन तो सबको होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि ये एकदम तर्कहीन है, नहीं। निगेटिव होगा थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होगा। उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं नहीं। अब आपको कन्फ्यूजन हो तो वो उच्चतम भावनात्मक भी नहीं होगी। अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कि आप जो भी नियम पढ़े हैं, मान लीजिए अगर आप पियाजे साहब की थ्योरी पढ़ के जाते हैं एग्जाम के टाइम में और भूल जाते हैं तो कन्फ्यूजन में रहते हैं, भूलते नहीं हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो क्या आपको थोड़ी बहुत समझ है उसकी। अगर आप और अच्छे से पढ़ेंगे उसमें तो आप महारत हासिल कर लेंगे। ये महारत हासिल करना भी एक प्रकार का प्रश्न है जो अभी कल की वीडियो में, लगातार कल और परसों की वीडियो में CDP यानी कि जो 17-16 प्रैक्टिस सेट है उसमें अच्छे तरीके से बातें की गई हैं CDP की, जो महारत हासिल की बात हो रही थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है, यानी कि बच्चा मोटिवेट फील करे, अपने आप में प्राउड फील करे। कौन सी स्थिति करेगी। जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है तो बच्चा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव पोजीशन में आ जाएगा, पॉजिटिव मोटिवेट हो जाएगा। जैसे आप ही अगर भगवान न करें किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम में बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है, तो बच्चा अपने आप को कहता है कि मैंने ही तैयारी अच्छे से नहीं की, या ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या वो गर्व का कारण बनेगी, नहीं। जब असफलता का कारण दूसरों पे, यानी कि मुझे घर वाले टाइम नहीं देते हैं, बुक ही टाइम पे नहीं मिली, प्रश्न ही सही नहीं थे, पता नहीं कैसा एग्जामिनर ने बनाया था, जो
प्रश्न आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, इस तरह से। ठीक है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है तो ये एक प्रकार का मोटिवेशन होता है बच्चे के लिए। अब सभी के लिए आपने ये चीज़ फेस किया होगा, क्योंकि आप सभी लोग हाई स्कूल, इंटर और बहुत सी क्लासों को पढ़ के आ रहे हैं। अगला देखते हैं और लास्ट वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? मुझे पढ़ आंतरिक प्रेरणा, मोटिवेट दूसरों, जब मोटिवेशन दूसरों से सुनेंगे तो वो अस्थायी मोटिवेशन होता है। लेकिन अगर आप खुद में मोटिवेशन सोच के रखते हैं तो वो जो है अस्थायी मोटिवेशन होता है। तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। ये वाला सबसे पॉजिटिव लग रहा है। आगे देखते हैं, मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए पढ़ेगा बच्चा तो आंतरिक प्रेरणा नहीं है। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने के लिए ये भी आंतरिक प्रेरणा नहीं है। मुझे अपने साथियों में प्रशंसा और प्रभुत्व, ये तो समझ लीजिए जो कोहल वर्ग की जो अवस्था है उन्हीं से तीनों ऑप्शन मिल रहा है। दंड से बचने के लिए बच्चा जो करेगा तो वो तो पहला वाला, जो पहला उनका तर्क है, पहला जो स्तर है वो आ जाएगा। साथियों से प्रशंसा के लिए तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाला आ जाएगा। तो ये नहीं, सबसे बढ़िया हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी, आपका स्कोर कितना रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।